हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में डिटेल्स में। उसकी राजधानियाँ, वो किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था और उनसे जुड़े प्रमुख तथ्यों के बारे में। ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि इस चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशन का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप सभी के बीच इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक हैंड रिटन नोट्स के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सको दोस्तों, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सको। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली 16 महाजनपदों का विकास की कहानी हमारे पास उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो जाती है। जो कि ड्यूरेशन उत्तर वैदिक काल का कितना होता है, तो उत्तर वैदिक काल का ड्यूरेशन होता है आपका 1000 से लेकर के 600 बीसी तक, मतलब कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच जब उत्तर वैदिक काल का ड्यूरेशन चलते रहता है, उसी समय जनपद यानी कि जनजातीय वर्ग या फिर कई कबीला या लोग जो है वो आपस में साम्राज्य व संसाधनों को लेकर के झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्रमागत व्यवस्था लगातार चलते रहती है और अंततः 600 बीसी के आसपास आते आते ये एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। और इसी के तरह ये क्या होती है, 16 महाजनपदों का विकास होता है, जिसमें से जो 16 महाजनपद निकल के आते हैं प्रमुख, वो होता है आपका कंबोज, गंधार, मत्स्य, कुरु, सूरसेन, कौशल, मल, वज्जी, मगध, अंग, अवंती, अस्मक, काशी, वत्स, चेदी और पंचाल। ठीक है। इसकी जानकारी हमारे पास बौद्ध व जैनियों के ग्रंथों से मिलती है, क्योंकि जनपद काल में ही दो प्रमुख धार्मिक विकास होती है, पहला आपका बौद्ध धर्म का और दूसरा आपका जैन धर्म का। तो हमें जो जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में, वो मिलती है हमारे पास एक बौद्ध ग्रंथ है, एक अंगुत्तर निकाय उससे, और दूसरा हमें भगवती सूत्र। ये डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमारे पास कहाँ से मिलती है, तो याद रखना अपना, एक अंगुत्तर निकाय, दूसरा एक भगवती सूत्र। ठीक है। एक प्रश्न जनरली पूछी जाती है कि 16 महाजनपदों के बारे में ही, कि जनपद शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है। तो जनपद हम लोग उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे जनता निवास करते हैं, या फिर लोग या फिर जनजातीय वर्ग निवास करता है। ठीक है। अब चलो यार, एक एक करके सब चीज के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे चेदी के बारे में। यदि हम चेदी जनपद की बात करें, तो ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन, जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन, उस एरिया में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी को सुक्तिमती माना गया है। अब अलग अलग एग्जामों में सुक्तिमती के जगह पे सोतवती नगर भी दिया जाता है, तो ये बात को ध्यान रखना। तो इसके हम लोग दो तरह से इसको मेंशन करते हैं, या तो सुक्तिमती या फिर सोतवती नगर। ठीक है। यहाँ का जो प्रमुख राजा हुआ करता था उसका नाम था शिशुपाल। ठीक है। दूसरा है वत्स। यदि हम वत्स की बात करें दोस्तों, तो यमुना नदी के किनारे ये फैला हुआ था। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होगे, तो ये जो चीजें आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, कि गंगा और यमुना के किनारे हैं, ये सारी चीजें फैली हुई है। जैसे कि हमारी गंगा कैसे जाती है, गंगा ऐसे ही जाती है ना, और यमुना ऐसे हमारी निकल करके इसी में ऐड हो जाती है ऐसे। तो आप देख पा रहे होगे एक चीज यहाँ पे, कि जो हमारी 16 महाजनपद का रीजन है वो गंगा के किनारे और यमुना के किनारे ही फैली हुई है। अब दो यहाँ पे जो है वो नर्मदा नदी के किनारे फैली हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। तो हम देखते हैं कि वत्स जो है, जिसकी राजधानी हम कौशाम्बी को मानते हैं, ये जो है एक्चुअली वो यमुना नदी के किनारे फैली हुई थी। ठीक है। और यहाँ के राजा जो थे उनका नाम था उद्यान। ये बहुत ही प्रमुख राजा थे, क्योंकि इनकी जानकारी हमारे पास तीन तीन पुस्तकों में देखने को मिलती है। जैसे कि भाष्य के द्वारा रचा गया एक पुस्तक है सोपन वासदत्त, वहां पे राजा उद्यान के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती है देखने को। दूसरा हर्षवर्धन, जिसे हम लोग हर्ष भी बोलते हैं, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है रत्नावली, उसमें भी हमें उद्यान के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा है प्रियदर्शिका, यहाँ से भी हमें उद्यान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि वत्स के राजा उद्यन किन प्रमुख साहित्यों का नायक थे। तो ये चीजों के बारे में याद रखना है। एक आपका स्वपनवादत है, दूसरा आपका रत्नावली और तीसरा आपका प्रियदर्शिका। ठीक है। अब बात करते हैं कुरुओं के बारे में दोस्तों। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताया गया है कि वत्स अपने सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। अगला है कुरु। कुरु जो है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम वाले रीजन में आपका था। इसका जो राजधानी है वो है आपका इंद्रप्रस्थ। और बुद्ध के समय जो ये राज्य था ना, वो एक छोटा सा राज्य था। ठीक है। जिसका राजा जो था, जिसको हम लोग मुखिया बोल सकते हैं, वो आपका कौरव्य था। तो ये बात को आप लोग जरूर याद रखना। पूछ सकता है कि कौरव्य किस राजवंश से जुड़ा हुआ था या किस महाजनपद से जुड़ा हुआ था, तो कुरु से जुड़ा हुआ था। अगला आपका है पंचाल।
यदि हम बात करें पंचालों के बारे में, तो पंचाल भी आपका उत्तर प्रदेश के पश्चिम वाले रीजन में ही फैला था। ठीक है, इसकी दो राजधानियां होती हैं। एक आपका होता है अहिचित्र। अहिचित्र जो होता है वो उत्तर में होता है। ठीक है, उत्तर की राजधानी कौन होती है? तो अहिचित्र होती है। और दक्षिण की राजधानी का नाम था कामकेली। कन्नौज भी जो था ना, वो पंचाल के राज्य में शामिल था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि कन्नौज किस जनपद के अंतर्गत आता था, तो इस बात को याद रखना, पंचालों के अंतर्गत ही आता था। अगला आपका है मत्स्य। अब यदि हम बात करें दोस्तों मत्स्य के बारे में, तो मत्स्य के संस्थापक थे विराट। मत्स्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके विराट थे। और इसकी राजधानी का नाम था विराटनगर। ये बेसिकली जो है वो राजस्थान का जयपुर, अलवर और भरतपुर वाले रीजन में फैला हुआ था। अगला है आपका अस्मक। अस्मक सबसे दक्षिणतम महाजनपद माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में फैला हुआ था। कुछ कुछ तेलंगाना वाला भी रीजन इसमें शामिल है, ये बात को याद रखना। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो पोटली या बोधन थी। ये दक्षिणा पथ वाले जो हमारा रास्ता है वहां पे ये अस्मक आता था। तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखना। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका देखा जाए 16 महाजनपदों में, तो अस्मक का ही है। ठीक है, अगला आपका है सूरसेन। यदि हम सूरसेन की बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश का ब्रज वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, वो थी मथुरा। इसकी राजधानी कौन सा थी? तो मथुरा थी आपकी। यहाँ का राजा का नाम था अवंतीपुरा। अवंतीपुरा कई जगह पे एग्जाम में दिया गया ऑप्शन में, और कहीं जगह पे दिया गया अवंतीपुत्र। तो याद रखना, कहीं अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए अवंतीपुत्र तो भी मार के आ जाना। ठीक है, या फिर अवंतीपुरा हो तो मार के आ जाना। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ये जो अवंती पुत्र थे वो बुद्ध का शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, अगला आपका है अवंती। अब देखो यार, अवंती का जो क्षेत्र है वो कश्मीर का राजौरी और हाजरा वाला एरिया था, और पाकिस्तान प्रांत में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी जो थी आपकी, वो उज्जैन और महिष्मती, दो प्रमुख राजधानियां थी। ठीक है, यहाँ का राजा कौन था? तो इसमें से प्रमुख राजा यहाँ से जो हमें देखने को मिले दोस्तों, वो राजा प्रघोद। राजा कौन देखने को यहाँ पे मिला हमें? तो राजा प्रघोद देखने को मिला है। अब यदि हम बात करें कंबोज की, तो कंबोज के लिए एक ही पॉइंट है कि यहाँ का राजधानी था पूंछ। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक कुछ कुछ ही पॉइंट पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछ नहीं जाती 16 महाजनपदों से। इसलिए मैं सारे चीज टू दी पॉइंट लेकर के आया हूँ। ज्यादा पढ़ने से अच्छा दोस्तों कम ही पढ़ो और टू दी पॉइंट पढ़ो, ताकि आपके एग्जाम में आपको सफलता हासिल करने में सहयोग मिले। ठीक है, आगे आपका है मगध। यदि हम बात करें मगध को, तो मगध जो है आज के वर्तमान का कहे तो पटना और गया वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी को राजगृह या फिर गृहब्रज कहा गया है, जो कि पहला राजधानी है। मगध का राजधानी बार बार चेंज होता भी रहेगा। कई बार वैशाली देखने को मिलेगा, फिर हमें पाटलिपुत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मगध का राजधानी चेंज होते रहेगा, लेकिन पहला जो प्रमुख राजधानी है वो आपका है राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, या फिर गृहब्रज। ठीक है, हर्यक वंश का शासन होता है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, शुरुआती दौर में। फिर यहाँ पे आपका शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंगों के बारे में। अब अंग की बात करें, तो ये आपका बिहार वाला रीजन में फैला हुआ था। बिहार में कौन कौन सा? तो मुंगेर और भागलपुर वाले रीजन में। ठीक है, अंग का जो आपका राजधानी है वो आपका चंपा है। ठीक है, चंपा जो था एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र माना गया है व्यापारिक गतिविधियों के लिए। ठीक है, आगे यदि हम बात करें वज्जियों के बारे में, तो गंगा के उत्तर में तिरहुत संभाग में ये था रीजन। ठीक है, और यहाँ का राजधानी कौन सा थी? तो वज्जियों की राजधानी था आपका वैशाली। राजा चेतक बहुत ही प्रमुख राजा है। राजा चेतक जो था वो वज्जी गणतंत्र से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यह लिच्छवियों, ज्ञात्रिक और वज्जियों सहित एक तीन शासकों को मिलाकर के एक संघ बना था ये। और महावीर जो वर्तमान थे वो इन्हीं संघों से जुड़े हुए थे। इनमें से किसका? तो ज्ञात्रिक वंश से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं मलों के बारे में। अब मल जो थे वो गंगा का मैदानी रीजन में फैला हुआ था। बेसिकली उत्तर प्रदेश के रीजन में है आपका ये। ठीक है, राजधानी कौन कौन सा था मल का? तो मल्लों का राजधानी था कुशीनारा, और दूसरा था आपका पावा। पावा में ही महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध का मृत्यु जो होता है वो इसी रीजन में होता है, पावा वाला रीजन में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम काशी की। अब यदि हम काशी की बात करें दोस्तों, तो इसकी दो प्रमुख नदियों के बीच राजधानी बसा था। एक पहला था वरुणा और दूसरा था अस्सी। इन्हीं दो नदियों के संगम में स्थित था वाराणसी। ठीक है, इसलिए वाराणसी को इसका राजधानी माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, काशी को राजा कंस के द्वारा
कोसल में मिला लिया गया था। तो याद रखना कि कोसल गणतंत्र में इसको मिला लिया गया था, कांसी को, बाद में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, तो गंधहारों के बारे में। अब यदि हम गंधहारों की बात करें दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में ये फैला हुआ था। इसका राजधानी था तक्षशिला, जो कि वाणिज्य व्यापार के साथ एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो कौशल के बारे में। अब देखो कौशल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो यार कौशल जो है ना वो अयोध्या सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले रीजन में रहता है ये। और इसका राजधानी कौन सा है, तो श्रावस्ती, जो कि उत्तर में इसका राजधानी होता था, और दक्षिण में आपका कुशावती था। ठीक है, आगे बात करें राजा के बारे में, तो यहाँ का प्रमुख राजा था प्रसेनजित, जो कि बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, मगध के साथ इनका वैवाहिक संबंध था, क्योंकि बिंबिसार के साथ इनका बहन का विवाह हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अब दोस्तों मगध साम्राज्य का, क्योंकि 16 महाजनपदों में जो सबसे बाहर आगे साम्राज्य का विस्तार कर पाया था वो था मगध। मगध में प्रमुखतः 3 राजवंशों का अधिकार होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चलाते हैं वो है आपका हर्यक वंश, जिसमें सबसे प्रमुख और प्रथम शासक माने जाते हैं बिंबिसार। अब बिंबिसार की 2 रानियां थी, पहला खेमा, जो कि भद्र शासक की बेटी हुआ करती थी, और दूसरा महाकोसला, जो कि कौशल राजा प्रसेनजित की बहन थी। इनके साथ इनका विवाह होता है दोस्तों, और इन्होंने जो राजधानी बसाई थी वो राजधानी था आपका राजगीर, जिसे ग्रीवराज भी कई बार ऑप्शन में आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इनका एक पर्सनल राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। तो ये याद रखना राजवैद्य के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अंग को इन्होंने अपने क्षेत्र में मिलाया, और साथ ही इनका मृत्यु अचानक से जो है ना अजात शत्रु के द्वारा हो जाता है। इसके पश्चात अजात शत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक बनते हैं। अजात शत्रु के समय काल में ही बौद्ध संगीतियों का पहला बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था। और ये बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो 483 ईस्वी में, मतलब कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के पश्चात राजगीर में ये प्रथम बौद्ध संगीति बुलाया गया था, और उसी समय बौद्ध स्तूप का भी निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद राजा आता है उदयन, हर्यक वंश से ही है, जिसे उदयभद्र भी कहा गया है। ये पाटलिपुत्र नगर का स्थापना करते हैं, और अंतिम राजा यहाँ का रहता है नागदशक, जिसका मृत्यु करवा दिया जाता है, या फिर कहे तो इसका हत्या करवा दिया जाता है शिशुनाग के द्वारा। और फिर एक नए वंश का स्थापना होता है शिशुनाग वंश का। ठीक है दोस्तों, शिशुनाग में सबसे प्रथम राजा रहते हैं शिशुनाग, जो कि वैशाली को अपना राजधानी बनाते हैं, और अवंती के प्रबोध राजवंश की समाप्ति हो जाता है इसी के समय। याद रखना शिशुनाग वंश के समय ही। वत्स और कौशल को भी अपने क्षेत्र में ये मिलाते हैं। इसके बाद इनका पुत्र आता है कालाशोक, जिसे कि काकवर्ण कहा गया है। ये जब अपना शासन हाथों में लेते हैं तो अपने राजधानी बनाते हैं पाटलिपुत्र को। इनके पिता किसको बनाए थे राजधानी, तो वैशाली को बनाए थे, लेकिन इन्होंने किसको बनाया, तो इन्होंने बनाया पाटलिपुत्र को, जिसकी स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है, और इसी के समय जो है कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। और जो कालाशोक के बाद जो शासक आते हैं वो आपका आता है नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश की स्थापना जो है वो महापद्म नंद या फिर उग्रसेन के द्वारा होती है, और इन्हें कई सारी उपाधियां दिया गया, जिसमें से सबसे प्रमुख उपाधि है सर्वछात्रांतक, मतलब कि इसे सर्वछत्रांतक राजा को उपाधि दिया गया, और दूसरा एकरार, मतलब सार्वभौमिक राजसत्ता का विजय। ठीक है, इसके बाद आता है आपका धनानंद। धनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण होता है 326-27 ईसा पूर्व के बीच में ही। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के ऊपर किसका शासन था, तो धनानंद का शासन था। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि धनानंद या फिर कहे तो नंद वंश के शासकों ने कलिंग पर जाके कई सारे सैन्य अभियान किया था। ठीक है, अब कुछ हमारे पास पॉइंट्स है दोस्तों जिसको आपको याद करके रखना है। जैसे कि मगध काल में ही कहे और फिर कहे तो आपका जनपद काल में ही बाजार तंत्र का विकास हो जाता है। बाजार वाणिज्य व्यापार का शुरुआत हो जाता है यहाँ पे। हमें उत्तरवर्ती काल में कोई भी वैसे बड़े बड़े वाणिज्य व्यापार का विकास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जनपद काल में हमें वाणिज्य व्यापार का, श्रेणी संगठन का, ये सारी चीजों का अस्तित्व दिखाई देने लगती है। साथ ही साथ वत्स का जो राजधानी था कौशाम्बी, वो वाणिज्य व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है, और इसी समय से सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाती है। ठीक है, उत्तरवैदिक काल में हमें केवल निष्क शब्द का उपयोग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो जाती है
साथ ही साथ इसके साथ वस्तु विनिमय भी चलता रहता है, तो ये बात को ध्यान रखना। और जो गृहपति शब्द वैदिक काल में परिवार के मुखिया के लिए उपयोग होता था, वो अब जो है वो गृहपति शब्द किसके लिए उपयोग होने लगता है, तो श्रेणी संगठन के लिए, या फिर कहे तो कुलीन वर्ग के लिए होने लगता है, उच्च वर्ग के लिए होने लगता है। इस समय कर का जो निर्धारण किया गया था वो 1/6 था। राजा जो थे वो 1/6 पार्ट लिया करते थे उपज का, ठीक है। अब कुछ हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो काशी जिसकी राजधानी होती है वाराणसी, ये किस रीजन में फैला हुआ था, तो ये वाराणसी के रीजन में फैला हुआ था। कौशल अयोध्या वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है कि इस जनपद का संबंध किस क्षेत्र से, इस प्रकार से प्रश्न बने हैं अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। अंग का रीजन कौन कौन सा था, तो अंग का तो वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर, पटना का कहे, मगध का कहे तो पटना और गया, ब्रिजी का मिथिला, मल का गोरखपुर, पूर्वों का दिल्ली, पंचालों का बुंदेलखंड, मत्स्य का जयपुर, अस्मक का महाराष्ट्र वाला रीजन जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अवंती का मालवा रीजन, वत्स का इलाहाबाद जिसे प्रयागराज भी कहा गया है वर्तमान में, गंधार का पेशावर और रावलपिंडा, कंबोज का मथुरा और चेदी का बुंदेलखंड। ये कुछ प्रमुख रीजन है जहाँ पे 16 महाजनपदों का विकास हुआ बेसिकली। इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग 16 महाजनपदों को टू दी पॉइंट बहुत कुछ सीखने को हमें देखने को मिला। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा जरूर बताना यार कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो पसंद आई कि नहीं। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी और आपको सफलता हासिल करने में सहयोग करेगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।